जय हिंद दोस्तों। आज रूस और यूक्रेन के युद्ध का 18वां दिन है। ना तो पुतिन पीछे हटने को तैयार है और ना ही जेलेंस्की झुकने को तैयार हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन में तबाही का मंजर है और यूक्रेन के लोग यूक्रेन को छोड़कर पोलैंड जैसे देश में शरण ले रहे हैं, वहीं रूस के लोग भी कम परेशान नहीं है। दिन पर दिन रूस प्रतिबंधों से घिरता जा रहा है, जिसके कारण वहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है और रूस के लोग इस युद्ध के खिलाफ अपने ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रूस पर आखिर कितने प्रकार के प्रतिबंध लगे हैं। साथ ही साथ बताऊंगा कि इमरान खान आखिर रूस क्यों गए थे और भारतीय सरकार ने यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को निकालने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई। तो आशा है कि आप लोग मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत सारी जानकारियों से परिपूर्ण है और भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रूस अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश बन चुका है और वो इस मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुका है और भविष्य में शायद ही कोई देश इतने ज़्यादा प्रतिबंध झेल पाएगा। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर 2778 नए प्रतिबंध लगा दिए। अगर रूस के पिछले प्रतिबंध और अभी के प्रतिबंधों को जोड़ दे तो रूस पर 5330 प्रतिबंध लग चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड 568 प्रतिबंध, यूरोपीय यूनियन 518 और फ्रांस 512 और अमेरिका 243 प्रतिबंध लगाए हैं। तो चलिए दोस्तों, इनमें से कुछ प्रतिबंधों के बारे में आपको बताता हूं। तो इनमें से पहला प्रतिबंध है स्विफ्ट कोड ब्लॉक। यह प्रतिबंध अमेरिका द्वारा रूस पर लगाया गया है। तो दोस्तों, स्विफ्ट का पूरा नाम होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसकी संख्या 11 है। इस संख्या को 4 भागों में बांटा गया है। पहली 4 संख्या बैंक का नाम बताती है, उसके बाद की 2 संख्या उस बैंक का कंट्री कोड होता है, उसकी बाद का 2 संख्या उस बैंक का लोकेशन कोड होता है और आखिरी की 3 संख्या उस बैंक का ब्रांच कोड होता है। तो दोस्तों, जिस तरह से देश के अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए, अर्थात अगर हम लोगों को इंडिया से अमेरिका किसी को पैसा भेजना हो तो स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी और अमेरिका ने रूस के इसी कोड को ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण रूस के जो व्यापारी हैं वो लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं और इसका बुरा प्रभाव रूस की इकोनॉमी पर पड़ा है और रूस के जो इकोनॉमी है वो बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर रही है। तो दोस्तों, रूस पर जो दूसरा सबसे बड़ा प्रतिबंध लगा है वो वहाँ के फॉरेक्स रिजर्व पर लगा है। तो दोस्तों, रूस का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसे फ्रीज कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व का यह मतलब है कि अगर किसी भी देश के पास जो विदेशी मुद्राएं होती है उसे उस देश का फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है और इसी पर अमेरिका और कनाडा ने बैन लगा दिया है। उन देशों का कहना है कि रूस के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वह अमान्य है और उसकी मार्केट वैल्यू 0 है। अगर हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर किसी भी भारतीय के पास 500 और 1000 के पुराने वाले नोट हो, अगर वो मार्केट में उसे लेकर जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 0 है। तो उसी तरह जो रूस का फॉरेक्स रिजर्व है उसकी मार्केट वैल्यू 0 हो गई है और अभी रूस के पास $630 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है और यहाँ पर रूस को सीधे तौर पर $630 बिलियन का घाटा हो गया है। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा जैसे 33 देशों ने रूस के एयर स्पेस को क्लोज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि रूस के एरोप्लेन इन देशों में नहीं जा सकते हैं। और दोस्तों, बोइंग और एयरबस जैसी एयरक्राफ्ट कंपनियां अपने प्रोडक्ट को रूस को बेचने पर मना कर दी है और प्यूमा और H&M जैसी शूज़ कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट को रूस में बेचने पर पाबंदी लगा दी है। रूस को फीफा जैसे फुटबॉल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट को रूस में नहीं बेच रही है। BMW, होंडा, टोयोटा जैसे कार की कंपनियां भी अपने कारों को रूस में नहीं बेच रही है, ना ही रूस में अपने कारों की प्रोडक्शन कर रही है। वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियां अपनी सुविधाओं को रूस में निलंबित कर दी है। एप्पल पे, गूगल पे और सैमसंग पे जैसी UPI ट्रांजैक्शन पर भी रूस में बैन लग चुका है। तो दोस्तों, इन सभी पाबंदियों ने रूस की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है और रूस में महंगाई बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और इन्फ्लेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। युद्ध से पहले $1 इक्वल टू 70 रूसी रूबल हुआ करता था, बट अभी करंट में $1 इक्वल टू 170 रूसी रूबल पहुंच गया। यानी कि इसका ही मतलब है कि रूस की
करेंसी रूबेल की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही तेजी से नीचे गिर रही है। युद्ध के कारण भले यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, पर इन पाबंदियों के कारण रूस भी तबाह हो रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर इमरान खान रूस क्यों गए थे। तो दोस्तों एक तरफ जहां यूक्रेन और रूस के सीमा पर तनाव का माहौल था, रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता था, इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस पहुंच गए, वो भी 10,000 करोड़ का कर्ज मांगने के लिए कि हमारे यहाँ पाइपलाइन बिछाना है। इधर पुतिन और इमरान खान का मीटिंग हो रहा था और उधर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि आखिर इमरान खान रूस क्यों गए, क्योंकि पाकिस्तान का सारा व्यापार अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ होता है। अगर पाकिस्तान को आर्थिक सहयोग हो तो जापान और IMF जैसी संस्थाएं मदद करती है, पाकिस्तान को कर्ज देती है। तो दोस्तों इमरान खान सिर्फ जो बाइडन को चिढ़ाने के लिए ही रूस गए थे, क्योंकि जो बाइडन जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने एक बार भी इमरान खान को कॉल नहीं किया, उनसे बात नहीं की। और दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान पर 4 अरब डॉलर का जुर्माना लगा दिया। इसका मतलब यही हुआ कि खाया पिया 4 ना, ग्लास फोड़ा 12 ना वाला बात। पाकिस्तान तो रूस गया था 10,000 करोड़ का कर्ज लेने के लिए, उसे कर्ज मिला नहीं, ऊपर से तोहफे में 4 अरब डॉलर का जुर्माना लग गया। तो चलिए दोस्तों अब भारत की तरफ रुख करते हैं। तो दोस्तों भारत जो है यूएनओ का 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य है और यूएनओ में यूक्रेन और रूस के लिए हुई वोटिंग में अमेरिका ने भारत पर दबाव भी बनाया कि वो रूस के खिलाफ वोटिंग करे, पर भारत ने किसी को वोट नहीं दिया और भारत कहा कि ना तो हम रूस के सपोर्ट में और ना ही यूक्रेन के। पर जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन जी, उन्होंने भारत को धन्यवाद कहा और कहा कि भारत ने यूएनओ में वोट ना देकर एक तरह से रूस का ही सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को सरकारी खर्चे पर भारत लाया जा रहा है और भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। और इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारतीय सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे करीब 17 देश के छात्रों को भी यूक्रेन से बाहर निकाला है। जहां पाकिस्तान जैसे देश के प्रधानमंत्री ने अपने छात्रों को यहां तक कह दिया कि आप अपनी व्यवस्था खुद कर लें, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों का सहयोग किया और उन्हें यूक्रेन से निकलने में मदद की। तो दोस्तों इससे यही पता चलता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और यह हमारे लिए और पूरे भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।